हेलो दोस्तों, आज हम पॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये समझ लो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एसएससी रेलवे वगैरह, इन सब में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर शिफ्ट में आता है। तो ये टॉपिक तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप पॉलिटिक्स पढ़ना चाह रहे हो तो इसको हम थोड़ा सा ईजी वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि लूसेंट बुक है, उसमें अच्छी तरह लिखा हुआ है, मैं ये नहीं कहता, पर थोड़ा सा जिस तरीके से मैंने याद करने की कोशिश करी उस तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। चलो, ये डिफरेंट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए है क्या। हमने किस कंट्री से क्या चीज़ एडोप्ट करी है, ये सब डिफरेंट सोर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं, ये हमने कहाँ से एडोप्ट करे हैं। हमें बस इसके बारे में यही पढ़ना है, ठीक है जी। अब हम कंट्रीज़ के नाम बोलेंगे और उसमें से देखेंगे किस कंट्री से क्या एडोप्ट किया है, और उसको थोड़ा सा ट्रिकी वे में याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। चलो, सबसे पहले हमारा ब्रिटेन। ब्रिटेन है जो, ब्रिटेन से हमने लिए सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता कहते हैं जिसे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पोस्ट ऑफ पीएम एंड स्पीकर इन लोकसभा, ठीक है जी। इन दो को रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सिंगल सिटीजनशिप और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो जी, वहाँ पे सिंगल एकल नागरिकता है, किस कारण? क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब संसद से कानून चलता है। समझ में आ रही है बात? अब सेकंड वाले पैरा पे आओ, दो लाइंस पे देखो, पोस्ट ऑफ पीएम एंड स्पीकर इन लोकसभा, ठीक है जी। नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। अब सबसे पहले नीचे वाले देखो, नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री क्या, कौन होता है? प्रेसिडेंट, बस नाम मात्र अध्यक्ष, इसका मतलब ये है। नाम मात्र अध्यक्ष हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो मतलब फिर अध्यक्ष असलियत में कौन है? अध्यक्ष पीएम, असलियत में अध्यक्ष कौन है? पीएम। तो जैसे हमारे कंट्री में रूल किसके तरीके से चलता है, मतलब हेड कौन है हमारी कंट्री का? पीएम मोदी। पीएम मोदी हमारी कंट्री के हेड है। अब ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन में भी तो फिर यही कानून होगा, वहाँ पे भी पीएम ही हेड होता होगा। तो ब्रिटेन में कौन है? बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन है, ठीक है जी। तो जो ये है पीएम हेड होगा, तो ये हमने कहाँ से एडोप्ट किया है? ब्रिटेन से। और नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री कौन होगा? प्रेसिडेंट, ये भी हमने ब्रिटेन से एडोप्ट किया है। रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। अब नीचे वाले पैरा पे आते हैं। अब रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का रूल चलेगा कंट्री में, किसी शासक का नहीं। पहले जैसे राजाओं का शासन होता था कंट्रीज़ में, अलग अलग जगह पे, मैसूर, राजस्थान, अलग अलग जगह पे होता था। तो अब ऐसा नहीं, अब किसका कानून है? रूल का। रूल मतलब रूल ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून से पहले इक्वालिटी होगी। ये सब चीज़ें भी हमने ब्रिटेन से ली है। आई थिंक ब्रिटेन याद हो गया होगा आपको। सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कारण, पोस्ट ऑफ पीएम, स्पीकर इन लोकसभा, नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। अब नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री, हम प्रेजी की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की, तो हमें पता होना चाहिए ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 में डिफाइन किया गया है। 52 में डिफाइन किया गया है। ये आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे प्रेसिडेंट की डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हज़ारों बार रिपीट हुए हैं कि प्रेसिडेंट की डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल 52। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ। जैसे कि ऐसे पूछ लेता वाइस प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल है, फिर उसमें दिक्कत आ जाती है, ध्यान नहीं रहता। देखो, प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 52, ये तो याद हो गया। वाइस प्रेसिडेंट और पीएम, इन तीनों का आर्टिकल लगभग कई बार पूछ लिया है। तो आप इसमें 11 प्लस कर दो, 11 प्लस कराइए बना 63। इसमें 11 प्लस कर दो, 11 प्लस करा बना 74। तो ऐसे याद कर लो, 11 प्लस करने के बाद पोस्ट को नीचे करते चले जाओ, पोस्ट कम होती जा रही है और आर्टिकल बढ़ते जा रहे हैं। कुछ इस तरीके से रिलेट करने की कोशिश करो। बस एक याद रखना है, प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52, वाइस प्रेसिडेंट का 63 11 प्लस करने के बाद, और पीएम का 11 प्लस करने के बाद 74। इन तीनों के आर्टिकल आपको याद हो गए और ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन कंप्लीट। और एक चीज़ और पूछ ली जाती है कि
प्रेसिडेंट की एज कितनी होती है, जो वो प्रेसिडेंट की कितनी एज का एलिजिबल होता है। हालांकि इतनी एज में बनते नहीं है कोई प्रेसिडेंट, ना कोई बना है, पर एलिजिबल हो जाता है वो 35 ईयर्स ओल्ड। ठीक है जी, ये बात पता होनी चाहिए। अब एज का ये एक और आ रहा है, तो चलो एज के बारे में भी देखते हैं कुछ। जैसे प्रेसिडेंट की एज तो 35 है, याद हो गई। अब साथ के साथ एक चीज़ ऐसे याद करके रखो कि जैसे पूरी कंट्री के लिए हेड कौन है, प्रेसिडेंट, उसके साइन के बिना कोई कानून बन बन तो जाता है, मतलब लागू नहीं होता। ऐसे एक गवर्नर होता है स्टेट के लिए, स्टेट में है सीएम और कंट्री में है पीएम। ठीक है, स्टेट का सीएम के मतलब सीएम की चलती है, पर साइन किसके चलते हैं, गवर्नर की। तो गवर्नर की एज भी 35 ही है। तो ऐसे कोरिलेट करके पढ़ोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे कंट्री के नॉमिनल हेड की कंट्री एज कितनी है, 35, और हमारे स्टेट के नॉमिनल हेड की एज कितनी है, उसकी एज भी 35 है। मतलब गवर्नर भी 35 की एज में ही एलिजिबल होता है गवर्नर बनने के लिए। ठीक है जी। अब ऐसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा के मेंबर की एज कितनी होती है, लोकसभा के मेंबर की एज कितनी होती है। देखो जी, प्रेसिडेंट सबसे ज़्यादा उम्र का है, ऐसे ध्यान रखो कि सबसे टॉप पोस्ट है तो सबसे ज़्यादा उम्र का ही लेंगे, तो उससे थोड़ा कम आ जाओ। राज्यसभा के मेंबर्स की एज होती है 30 ईयर्स ओल्ड। ठीक है जी, राज्यसभा के। और लोकसभा के मेंबर्स की एज होती है 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक, और एमएलएज, जो स्टेट एमएलएज वगैरह होते हैं, उनकी एज भी 35 ईयर्स ओल्ड ही होती है। ठीक है, क्लियर है। चले अभी इसे देखते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आइडिया ऑफ प्रेम्बल, इलेक्टेड प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है जी, अब एक बार इसको देखते हैं क्या है। फंडामेंटल राइट्स, जिस कंट्री में मौलिक अधिकारों को अनदेखी नहीं करी जाएगी वो कंट्री टॉप पे जाएगा, इसलिए अमेरिका टॉप पे है इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। तो मौलिक अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार है, वहाँ पे सर्वश्रेष्ठता दी जाती है अमेरिका को, इसलिए वहाँ से हमने अडोप्ट कर लिया कि भाई सर्वश्रेष्ठ है, आ जा हम भी सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भी रिटन में कॉन्स्टिट्यूशन है और अमेरिका का भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पर एक क्वेश्चन आ जाता है इस पर कि सबसे पुराना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का है, तो आप बिना सोचे समझे टिक लगा देना अमेरिका। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है इसी के ऊपर कि सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का है, तो है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ठीक है जी, ये बात ध्यान रहेगी। आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, एनसीईआरटी बुक के आगे लिखा रहता है कुछ हम भारतवासी करके कुछ, तो ये आइडिया हमने वहीं से लिया है, यूएसए से। इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है जो, ध्यान करो वहाँ पे उसी की चलती है, उसको इलेक्ट किया जाता है। तो हमने भी सोचा हम भी अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, तो इसलिए ये थोड़ी हमने अमेरिका से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, बीच में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच करने की बात करी जा रही थी, अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं तो ये थोट भी हमने इम्पीचमेंट का कहाँ से लिया है, अमेरिका से। ठीक है जी। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, मतलब शक्ति, लोगों के पास शक्ति है यहाँ पे, इस बात से पता चल रहा है। देखो फंडामेंटल राइट्स कैसे पता चल रहे हैं, ये प्रेसिडेंट को भी हटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को भी हटा सकते हैं, तो ये हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मतलब जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ ना हमने अमेरिका से ही लिए हैं। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशियल है उसको रिव्यू करने की शक्ति, पावर है जो गवर्नमेंट के पास है, वो हमने अमेरिका से लिया। ठीक है जी, याद हो गया होगा आई थिंक अमेरिका के बारे में भी। जापान से प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जीने का अधिकार। अब ऐसे सोच लो कि जापान एक छोटी सी कंट्री है ईस्ट में, तो वो बस ये कहते हैं जीने दो मुझे, जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 में इसका वर्णन किया गया है। जब आर्टिकल पढ़ेंगे, जब देखेंगे, जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ये कहाँ से लिया हमने, जापान से। ठीक है, एकदम सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड से क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे कहते हैं हम DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आएगा। जो ये नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर है ना राज्यसभा के अंदर प्रेसिडेंट के द्वारा, इसमें 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत टाइम में रिपीट हुआ है कि जो प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है राज्यसभा के लिए,
उसमें 2 मेंबर किस चीज़ के होते हैं या कहाँ से होते हैं, तो डायरेक्ट मारना आंसर एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस कौन से आर्टिकल में? लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के बारे में बताया गया आर्टिकल 331 के अंदर, और विधानसभा में एंग्लो इंडियंस के बारे में वर्णन किया गया 333 मतलब 333 के अंदर। ठीक है जी। तो आयरलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब शॉर्टकट तो किसी चीज़ का होता नहीं है कि शॉर्टकट है कोई, उससे आपको पता चल जाएगा, नहीं पढ़ना तो पड़ेगा, मैक्सिमम टाइम रिवीजन करोगे तो हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या अडॉप्ट किया है? प्रोविजन ऑफ कॉन्ग्रुएंट लिस्ट। प्रोविजन ऑफ कॉन्ग्रुएंट लिस्ट, पहले तो इसको समझते ही होती क्या है। अब क्या होता है ना, कुछ शक्तियाँ स्टेट के पास हैं और कुछ शक्तियाँ यूनियन के पास मतलब सेंटर के पास है। ठीक है जी। अब क्या होता है, कुछ चीज़ों पे प्लानिंग करने की या कुछ चीज़ों पे काम करने की शक्ति हमारी स्टेट के पास है, कुछ चीज़ों की काम करने की शक्ति हमारी यूनियन के पास है। तो और कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, इस पर इन दोनों की शक्ति होती है, उसे ही हम कॉन्ग्रुएंट लिस्ट कहते हैं। मतलब अब ये इनको सब्जेक्ट्स बोलते हैं कि किन सब्जेक्ट्स पे कानून चलेगा स्टेट का, किन सब्जेक्ट्स पे कानून चलेगा यूनियन का, किन सब्जेक्ट्स पे कानून चलेगा दोनों का, तो उसे कहेंगे कॉन्ग्रुएंट लिस्ट। देखो, स्टेट का कानून चलेगा पब्लिक ऑर्डर पे, म्यूजियम्स पे, पब्लिक हेल्थ केयर पे, मार्केट्स वगैरह पे, यहाँ पे कानून चलता है हमारे स्टेट्स का। ठीक है जी। अब यूनियन का किस चीज़ पे कानून चलता है? एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, मतलब जो बड़ी बड़ी चीज़ें ना, स्टॉक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, तो उस पर चलता है हमारा यूनियन का। और जैसे क्रिमिनल लॉ, मैरिज डिवोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, सोशल प्लान, इन सब पे दोनों का कानून चल जाता है। ठीक है। तो जिस पे दोनों कानून चल जाए, सिंपल कॉन्ग्रुएंट लिस्ट। अब तो 66 सब्जेक्ट्स हैं स्टेट के पास जिन पे वो कानून करता है। यूनियन के पास 97 सब्जेक्ट्स हैं। कॉन्ग्रुएंट लिस्ट है उसमें 52 है, ये इंपॉर्टेंट है, 52 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट लिस्ट हमें समझ में आ गया। कॉन्ग्रुएंट लिस्ट 7 शेड्यूल में, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 12 शेड्यूल्स है, उसमें से 7वें नंबर के शेड्यूल में कॉन्ग्रुएंट लिस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है जी। ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविज़न, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। ठीक है, समझ में आ गया ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी। चलो आगे बढ़ते हैं। कनाडा से क्या लिया हमने? कनाडा से लिया है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल विद फेडरल सिस्टम, मतलब मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक सरकार। इसको ऐसे ही डायरेक्ट याद करना, स्ट्रॉन्ग सेंटर विद फेडरल सिस्टम। कनाडा आई थिंक नॉर्थ अमेरिका में है। अब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर विद फेडरल सिस्टम है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में पढ़ते हैं क्या क्या? रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार कहाँ से लिया हमने? फ्रांस से। ठीक है जी, ये भी सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका से क्या लिया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। एक मिनट। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसको कहते हैं संविधान संशोधन। अगर कोई चीज़ें जोड़नी हो या हटानी हो हमारे संविधान से, तो इसका प्रावधान इसी में रखा गया आर्टिकल 368 में। ठीक है जी। ये हमने कहाँ से लिया? साउथ अफ्रीका से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रशिया की बारी। रशिया से हमने लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखो, आप ऐसे याद कर सकते हैं, रशिया एक कर्तव्य के लिए जाना जाता है। रशिया के लोग बड़े अपने कर्तव्य को पालन करते हैं, तो इस तरीके से कुछ याद कर सकते हैं आप। फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य, हमारे जो कर्तव्य वो हमने रशिया से लिए हैं। ये आर्टिकल 51A में इनका उल्लेख किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है जी। और ये पार्ट 4A बनता हमारा, जिसमें ये आर्टिकल लगाया गया है। चलो अब जर्मनी पे आते हैं। जर्मनी से लिया है हमने इमरजेंसी प्रोविज़न, जो इमरजेंसी के टाइम पे हम ये इमरजेंसी लगाते हैं, जैसे किसी भी दिक्कत के टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी होती है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में अभी पिछले ही साल लगी थी, प्रेसिडेंट रूल लगा था, और महाराष्ट्र में भी वो प्रेसिडेंट रूल लग गया था अभी कोरोना वायरस के चलते। तो ये क्वेश्चन तो अब करंट का हो गया। आर्टिकल जो ये 356 है, ये तो करंट में आ गया। आर्टिकल 356 है जो, ये क्या है? ये प्रेसिडेंट रूल के लिए है। ठीक है, एकदम क्लियर याद करना है। ठीक है जी। और जो ये नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। ठीक है जी, इसको ऐसे याद कर लो। 52 में नेशनल इमरजेंसी,
56 में प्रेसिडेंट का रूल लग गया, 60 में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई। ठीक है, चलो अब ये हमने डिफरेंट सोर्स ऑफ जहाँ से लिए थे वो तो हमारे क्लियर हो गए। अब कुछ फैक्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, अब उनको देख लेते हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसका 75% हिस्सा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 से लिया गया है। ठीक है जी। और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि भाई हमारे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या था। ऑप्शन दे देगा कि बांग्लादेश एक अलग राज्य बनेगा, आप लगा दोगे गलत, नहीं ये नहीं है। तो एक ऑप्शन में होगा इंडिया पाकिस्तान दो डोमेन, दो वो होंगे कंट्रीज़। हाँ तो ये ठीक है, कुछ इस तरह के ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस एक्ट में क्या मेन पॉइंट थे 3। इंडिया और पाकिस्तान नाम के 2 कंट्रीज़ होंगे, पहली बात तो। दूसरी कि डेट फिक्स करी गई है अपने देश आज़ादी के लिए 15 अगस्त 1947। और जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार नहीं हो जाता तब तक ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 के चलते ही हमारे देश में कानून चलेंगे। ठीक है। और जो हमारी फर्स्ट सिटिंग थी ना कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, ये हमारी बैठी थी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें जो अब देखो वहाँ पे क्या हुआ, असेंबली में सिटिंग तो बैठ गई, तो क्या हुआ अब प्रेसिडेंट किसको बनाए, वहाँ पे ये बात हो गई। तो उस समय सबसे जो सीनियर थे ना, तो वहाँ पे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसी के चलते जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनको वहाँ का टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। जब तक एक इन्होंने अपना चूज़ नहीं कर लिया कि भाई हाँ यही प्रेसिडेंट होगा, तब तक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चले। ऐसा क्या हुआ कि अगले दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चूज़ कर लिया गया, हाँ ये प्रेसिडेंट होंगे। तो नेक्स्ट डे ही राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट बन गए थे। अब आप सोचोगे कि ऐसे कैसे प्रेसिडेंट बन गए थे। ठीक है जी। अब थोड़ा सा रोक के मैं आपको इसके लिए एक रिकमेंड करना चाहूँगा। एक राज्यसभा टीवी है, एक सेकेंड, राज्यसभा टीवी है, राज्यसभा। ठीक है जी, यूट्यूब पे सर्च मार लेना टीवी। तो इसमें क्या है ना, इस चैनल पे एक संविधान नाम से सीरीज चल रही थी। अगर आपने देखे तो ठीक है, अगर नहीं देखे तो उसको देख लेना, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चीज़ें समझ आएंगी कि कैसे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा ये संविधान बना था, कैसे बना था, कौन कौन इसमें किसका क्या रोल था, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर टाइम है तो कहीं फ्री बैठे हो तो देख सकते हो कहीं भी। ठीक है जी। तो परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी बने थे और वाइस प्रेसिडेंट HC मुखर्जी बने थे। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, BR अम्बेडकर जी है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उस समय कौन लेके आए, नेहरू जी लेके आए। कब, 2 दिन बाद ही, 11 दिसंबर को। ठीक है जी। चलो अब ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट बता देना, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ऐसे याद करो कि भाई 3 साल होने में बस थोड़ी सी कसर रह गई थी। ऐसे ध्यान करो 12 दिन की कमी थी, बस 3 साल हो जाते। इस तरीके से लगभग 3 साल, दिमाग में एक पॉइंट बिठा लो, 12 दिन कम कर लो, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ऐसे ही कुछ याद कर सकते हो। और जो फर्स्ट सिटिंग बैठी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें 207 मेंबर थे। ठीक है जी। उसमें फीमेल कितनी थी, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, 15 फीमेल थी। ठीक है जी। और वो शेड्यूल ट्राइब से कितने लोग थे, 33 लोग थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। अब कितना पैसे स्पेंड हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, 64 लाख रुपीज़ स्पेंड हो गए थे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। जो कागज़ पत्र चाहे वाए जितना भी आना जाने खर्चा हुआ, MLAs का सबका, जो भी उसमें कमेटी के मेंबर्स थे, तो उसमें 64 लाख रुपए खर्च हो गए थे। अब एक क्वेश्चन भी है, ऐसे भी आता है कि फर्स्ट रीडिंग कब हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक। ठीक है जी, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक याद होना चाहिए पक्का। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, मतलब 5 ही दिन। पहली रीडिंग छोटी, फिर ऐसे याद कर लेना, दूसरी रीडिंग बड़ी 15 नवंबर से, ये दूसरी इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड रीडिंग इंपॉर्टेंट है 14 नवंबर से 26 नवंबर। ये 46 हो गया गलती से, ये 1950 कर लेना। ठीक है जी। और 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1950 तक
थर्ड रीडिंग भी बढ़ी थी, ये इंपॉर्टेंट है। अब 26 जनवरी नहीं, थर्ड रीडिंग 14 नवंबर से 1949 से 1950, 26 नवंबर तक, ठीक है जी। 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं। इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र, कॉन्स्टिट्यूशन के पिता, उनका बर्थडे होता है। किनका? डॉक्टर BM राव, ठीक है जी। डॉक्टर BR अम्बेडकर भी कहते हैं इनको, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक? अब एक आखिरी क्वेश्चन है ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साइन कब हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब साइन हो गया था? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी 1950 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो गया था। कितने मेंबर्स थे? 284 मेंबर्स ने साइन किया था इसको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया, आपको इसमें कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। और इस वीडियो का मैं PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आप वैसे भी रिवाइज कर सकते हो और भी फास्ट हो जाएगा, क्योंकि बार बार वीडियो देखना तो पागलपन सा हो जाएगा। आप एक बार वीडियो देख के समझ लो और फिर अपना इसमें से रिवाइज करते रहना PDF में से, ठीक है। ठीक है जी, तब तक के लिए जय हिंद।